Hi बच्चा पार्टी, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज सर्च एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक और बहुत ही प्यारी सी क्लास में, जहां पे मैं आपको आज कुछ और MCQs प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो भैया जो सीरीज चल रही है वो है बेटा टॉप 300 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs की, और आज है मेरा सेट नंबर 13। यानी कि मैं आपको आज 13वां लेक्चर दे रहा हूं, जहां पे मैं आपको कुछ 18 से 20 MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो सारे बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में। वेलकम टू द क्लास एंड वेलकम टू द सेशन। और सारे बच्चों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग मेरी तरफ से। CUET 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और बेटा कॉमर्स के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, है ना, ऐसी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो बेटा ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, बेस्ट स्कोर करना पड़ेगा भाई इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। राइट, तो चलो यार बच्चा पार्टी शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को, जहां पे हम आज कुछ MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, यहां पे क्लास के अंदर आ गए हो कोई इशू नहीं है, बट क्लास के अंदर आ गए हो तो दो तीन चीजें भाई माननी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज ये है कि आपको आंसर कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अपनी नोटबुक में भी आप अपने आंसर्स लिखते रहिएगा। जो छोटी मोटी चीजें मैं बताता रहता हूं, जो कंसेप्ट मैं आपको समझाता रहता हूं, वो कंसेप्ट भी थोड़े बहुत नोट कर लीजिएगा। अब अगर आप देखेंगे मेरा पिछला वाला सेट, तो मैंने वहां पे आपको बहुत सारी चीजें समझाई थी। जो हमारा पिछला वाला सेट है वो आया था बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर से आए थे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसी थोड़ी थोड़ी नोट्स बनाते रहोगे ना, तो आपका भी एक कहते हैं ना कि भाई पूरा संग्रहालय तैयार हो जाएगा। बूंद बूंद से जो है भरता है ना घड़ा, बिल्कुल वैसे ही आप छोटे मोटे नोट्स बनाते रहेंगे, तो आपके पेपर से एक दिन पहले पढ़ने के लिए आपके पास बहुत स्टडी मटेरियल हो जाएगा। आप मेरी एक क्लास से एक पन्ना भी लिखेंगे तो बेटा आज से 4 महीने 3 महीने बाद पेपर है, तो 90 दिन में 90 पेजेस हो गए। ठीक है ना, तो 90 पेजेस पढ़ने के लिए आपके पास हो जाएंगे। तो वही चीज है कि भैया कुछ ना कुछ नोट्स बनाते रहिए। ओके, और क्लास के नीचे कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर हमने पढ़ाई की है, एंड इसके अलावा हम जो है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। राइट, चलिए यार, तो आगे बढ़ते हैं क्लास के अंदर, और सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहां से आ रहा है, किस चैप्टर से आ रहा है, और इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टू सी वेदर द plans are being implemented and activities are being performed according to the schedule is a step of planning process. Identify the step. कहा जा रहा है कि ये देखना कि प्लान जो है वो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ये देखना कि प्लान इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। ये देखना कि प्लान इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल इज अ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ये प्लानिंग की प्रोसेस का कोई स्टेप है, समझ रहे हो? दोबारा बताएं, ये लिखा हुआ है कि ये देखना कि प्लान अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है शेड्यूल के हिसाब से। ये प्लानिंग की प्रोसेस का कोई स्टेप है। अब आपको बताना है कि वो प्लानिंग की प्रोसेस का कौन सा स्टेप है। ऑप्शन: सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप एक्शन और इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। बेटा सिंपल सी बात है, टू सी वेदर का मतलब क्या है कि भैया यहां आप चेक करने की बात कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि जो प्लान हमने बनाए थे उन्हीं के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेटा ये सब कहां होता है, बताइए, ये सब कहां होता है? बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते समय होता है? नहीं सर। प्लान को इंप्लीमेंट करते समय होता है? नहीं सर। अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट करते समय होता है? नहीं सर। तो कहां होता है सर? ये होता है फॉलो अप एक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। बेटा फॉलो अप एक्शन का यही मतलब होता है कि आप ये चेक करते हो कि प्लान्स आपके बिल्कुल वैसे ही इंप्लीमेंट करवाए गए हैं, बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही कैरी आउट किए जा रहे हैं जैसा आपने सोचा था। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया, तो 3 विल बी योर राइट आंसर, यानी कि सी विल बी योर राइट आंसर। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे जैसे क्लास चल रही है वैसे वैसे इसमें कमेंट भी करते जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, फॉलो अप एक्शन होगा। तो मैं आपको सफिशिएंट टाइम भी दे देता हूं ताकि आप अपना आंसर सोच सकें और इसको लिख सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द फोकस पॉइंट फॉर अ मैनेजर व्हाइल कंट्रोलिंग, एज कंट्रोलिंग एट ईच एंड एवरी स्टेप इज नॉट पॉसिबल। कहा जा रहा है कि एक मैनेजर को कंट्रोलिंग करते समय कौन से पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट पे फोकस करना लगभग मुमकिन नहीं है। हर एक पॉइंट पे फोकस करना मुमकिन नहीं है,
आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। ये जो है किस चीज पे फोकस होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल एरिया, की रिजल्ट एरिया, नॉर्मल एरिया, या फिर नन ऑफ दीस? बताइए बेटा, मैं आपके समय देता हूं, आप आराम से सोच लो और आंसर दो। कहा जा रहा है कि एक मैनेजर जब भी कंट्रोलिंग करेगा तो वो किन चीजों के ऊपर ध्यान देगा, और कंट्रोलिंग में हर स्टेप पॉसिबल नहीं है, ईच एंड एवरी स्टेप इज नॉट पॉसिबल इन कंट्रोलिंग। ठीक है, कि भैया कंट्रोलिंग करते समय हर एक चीज को देखना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो किन चीजों को देखेंगे? चलो बताता हूं बेटा, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा नहीं, स्पेशल एरिया इसका आंसर होगा नहीं, नॉर्मल एरिया इसका आंसर होगा नहीं। आप लोग जानते हो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर क्या होगा? KRA, यानी कि की रिजल्ट एरिया। बेटा KRA बोल सकते हो या की रिजल्ट एरिया बोल सकते हो। इसके अलावा आप इसको CPC यानी कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल भी बोल सकते हो। इसको आप CPC यानी कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल भी बोल सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब ही यही है, क्रिटिकल यानी कि इंपॉर्टेंट, पॉइंट यानी कि मुद्दा, उसको कंट्रोल करो, इंपॉर्टेंट चीजों को कंट्रोल करो, ऐसे एरियाज में फोकस करो जो की रिजल्ट एरियाज हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज को देखो जो आपके लिए रिजल्ट लेके आएंगी। तो की रिजल्ट एरियाज की बात हो रही है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। तो जितने बच्चे 2 कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 विल बी योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंक्रीज इन द यूज ऑफ मोबाइल फोन। आप मोबाइल फोन का इंक्रीजिंगली यूज कर रहे हो ना भैया। आप आज देखो बेटा, 10 साल पहले, 15 साल पहले लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, सॉरी घर पे लैंडलाइन लगा होता था, लैंडलाइन से ही इंटरनेट चलता था कंप्यूटर में। मोबाइल फोन वगैरह इतने नहीं होते थे, इतने कॉमन नहीं थे। ठीक है, जितने आज कॉमन हो गए, हर इंसान के पास आपको एक 6-7 इंच का मोबाइल फोन दिखी जाएगा, 5 इंच का। तो भैया मोबाइल फोन का इंक्रीज यूज हो रहा है। उसके बाद बेटा आईपॉड्स, आईफोन, है ना, इन सारी चीजों का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और पेपर्स का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बेटा ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। देखो पेपर वगैरह पहले बेटा बहुत बर्बाद होते थे, तो अब पेपर वगैरह का इस्तेमाल कम हो रहा है, और बेटा आईफोन, आईपैड और इन सब चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। रेडियो का भी इस्तेमाल बेटा बहुत कम हो गया है। मोबाइल में कैलेंडर आ गया है, मोबाइल में अलार्म क्लॉक आ गई है, मोबाइल में रेडियो आ गया, मोबाइल में सब कुछ आ गया, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रिफर्स टू एन एग्जांपल ऑफ की कंपोनेंट ऑफ जनरल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। यहां पे बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन से कंपोनेंट की बात हो रही है बताइए भाई? मोबाइल फोन आया, ठीक है, आईपॉड्स वगैरह आ गए, या जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये सब आ गया, जिससे कि पेपर की डिमांड और रेडियो की डिमांड और कैलेंडर की डिमांड, इन सब की डिमांड भैया कम हो गई है। तो बताइए जी, ये कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है? टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, इकोनॉमिकल है? बेटा एक बात बताओ, इन दोनों लाइनों में कहां पे कहीं किसी राजनीतिक पार्टी की बात हो रही है? नहीं। क्या यहां पे कोई लॉ की, कोई कानून की, कोई प्रोविजन की बात हो रही है? नहीं। क्या यहां पे पैसों की कोई बात हो रही है? नहीं नहीं नहीं, यहां पे पैसों की भी कोई बात नहीं हो रही है। तो भैया बात किसकी हो रही है? जब यहां पे पैसों की भी कोई बात नहीं हो रही तो बात किसकी हो रही है? बेटा बात हो रही है टेक्नोलॉजी की। ना ही हमारी कंट्री की इकोनॉमी की बात हो रही है, ना ही पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, और ना ही लीगल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। बेटा बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस हो गई है, तो टेक्नोलॉजी की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, आई गेस की बच्चा पार्टी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन निकल के आया, ये निकल के आया एंटरप्रेन्योरशिप से। कहां से निकल के आया सर? ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप से। एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका चैप्टर है, डैश रिस्क इज बोर्न बाय एंटरप्रेन्योर। कौन सा रिस्क है जो एंटरप्रेन्योर उठाता है? कौन सा रिस्क है जो एंटरप्रेन्योर उठाता है? अब यहां पे ना जिन बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ी है उनको बता रहा हूं बेटा, एंटरप्रेन्योर बेसिकली होता कौन है? एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो किसी एंटरप्राइज को शुरू करता है और किसी मॉडर्न प्रॉब्लम का मॉडर्न सॉल्यूशन निकाल के देता है। यानी कि कोई नया वेंचर या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात करता है ना, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की बात करता है, वो होता है बेटा आपका एंटरप्रेन्योर। ठीक है, पहली चीज तो ये। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा दुकानों पे ना कह सकते हो ना, दुकानों पे जो वो होता है ना, कोड लगता है पेमेंट करने के लिए, जो क्यूआर कोड होता है। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए किसी दुकान वाले के पास गूगल पे का क्यूआर कोड है, और मेरे पास गूगल पे नहीं है, मेरे पास फोन पे है, तो मैं उसको पेमेंट नहीं कर सकता हूं, या मेरे पास पेटीएम है तो मैं उसको पेमेंट नहीं कर सकता हूं। अब ये थी बड़ी दिक्कत वाली बात। इस दिक्कत को दूर किसने किया?
बेटा इस दिक्कत को दूर किया भारत पे ने। भारत पे कंपनी आई, उसने दुकान दुकान में अपना क्यूआर कोड लगाया। अब चाहे आप पेटीएम से गूगल पे पेमेंट करें, चाहे गूगल पे से फोन पे पेमेंट करें, हर ऐप के जरिए, हर यूपीआई पेमेंट के जरिए आपकी ऐप होने लगेगी। तो कुछ इस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने पे बात करते हैं। तो बेटा एंटरप्रेन्योर को कई तरीके के रिस्क उठाने पड़ते हैं। फाइनेंशियल रिस्क यानी कि पैसों का रिस्क। कई बार एंटरप्रेन्योर अपने पर्सनल एसेट्स को दांव पे लगा के बिजनेस करता है, तो पर्सनल रिस्क भी उठाने पड़ते हैं। और साइकोलॉजिकल रिस्क बिल्कुल है बेटा। देखो आपका बिजनेस है, आप उसमें मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिमाग भी आपका खर्च हो रहा है। साइकोलॉजिकल रिस्क भी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑल ऑफ दीज विल बी योर राइट आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार इसका आंसर कहो तो देख लेते हैं। हाँ जी, आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 4। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोरल। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रू है। हमसे फॉल्स पूछा गया है। इक्विप द फ्यूचर मैनेजर। ट्रेनिंग से एक अच्छा मैनेजर बनता है। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सर ये भी ट्रू है, सर ये भी ट्रू है। तो बेटा गलत आंसर क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, कुछ भी गलत नहीं है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो नन ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां पे बेटा कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट नहीं है। ट्रेनिंग से फ्यूचर के मैनेजर्स भी तैयार होते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय का मोरल भी बहुत अच्छा होता है। और ट्रेनिंग से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? समय कम लगे और काम ज्यादा हो, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, देखा एक केस स्टडी है, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, पढ़ो इसको एक बार। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ROX Limited wants to increase their market share by 4.5% in next 2 years. ROX Limited नाम की एक कंपनी है, वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं 4.5% से इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि 2 सालों में अपना मार्केट शेयर 4.5% से बढ़ाना चाहते हैं। It spent a lot of money to hire specialized people for framing their plan. इन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करने के लिए, ताकि वो आके उनका प्लान बनाए। कलेक्टिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एनवायरमेंट हु टुक लॉट ऑफ टाइम। बहुत समय भी लगा, क्योंकि एनवायरमेंट के बारे में ये बहुत फैक्ट्स इकट्ठा कर रहे थे। टू फ्रेम प्लान फॉर द कंपनी। द कॉम्पिटिशन हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड इट इज नॉट एबल टू मीट इट कॉम्पिटिटर्स। कंपटीशन बेटा धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन्होंने अपना समय भी लगा दिया, खर्च कर दिया, इन्होंने अपना पैसा भी खर्च कर दिया, कंपटीशन भी बढ़ने लगा। अब आगे क्या पूछा जा रहा है? तो पूछा यह जा रहा है कि भाई कंपटीशन बढ़ने लगा और ये कॉम्पिटिटर्स को बीट अप नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने अपना बहुत सारा पैसा प्लानिंग करने पे ही खर्च कर दिया था। तो कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए पैसा बचा ही नहीं। द प्लान फेल्ड। इनका प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया एंड कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉसेस। कंपनी को बहुत लॉस हुआ। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग स्टेटेड इन द अबव पैरा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। क्या यहां पे कॉस्ट की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है? हाँ जी सर, यहां पे देख सकते हैं पैसा लग रहा है, उसकी बात हो रही है। क्या यहां पे लिखा हुआ है कि प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग? हाँ सर, ये भी लिखा हुआ है कि प्लानिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये भी लिखा हुआ है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता है। क्या ये लिखा हुआ है? जी हाँ, ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स क्या बेटा एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। देखो प्लानिंग में बहुत पैसा खर्च होता है, ये भी है, सही बात है। प्लानिंग में
प्लानिंग करने में बहुत समय खर्च होता है, ये भी देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। और प्लानिंग बहुत ज्यादा डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता है, आपका प्लान फेल होने का पूरा पूरा डर रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव मुझे भाई इसका सही आंसर लगता है, और आई गेस कि बेटा आप लोग को भी ऑल ऑफ द अबव ही सही लगता होगा। जी हाँ, तो आंसर 4 विल बी योर राइट आंसर। चलिए आते बेटा और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल इज, बेटा एनएसडीएल सबसे पहले होता क्या है? एनएसडीएल और सीडीएसएल ये दोनों फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरीज है। क्या है? डिपॉजिटरीज के फॉर्म हो। एनएसडीएल और सीडीएसएल डिपॉजिटरीज के फॉर्म, डिपॉजिटरीज के अलग अलग डिपॉजिटरीज है इंडिया में। डिपॉजिटरी बेटा बेसिकली वो जगह होती है जहां पे कोई इन्वेस्टर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाता है और डीमटेरियलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा शेयर्स की ऑनलाइन बिक्री करता है या खरीदता है। डीमटेरियलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा शेयर्स की ऑनलाइन या तो खरीदता है शेयर्स को या तो बेचता है। तो एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल शेयर डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, या फिर नेशनल शेयर डेवलपमेंट लिमिटेड। देखो बेटा डी से तो डिपॉजिटरी होगा, यहां पे डेवलपमेंट है इसको यहीं काट दो, यहां पे डेवलपमेंट है इसको यहीं काट दो, है ना। नेशनल शेयर नहीं होता है, एस से सिक्योरिटीज होगा, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल विल बी योर राइट आंसर, A1 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, वन आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? वन आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए होगे आप लोग पूरी की पूरी कहानी कि एनएसडीएल क्या होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया देयर आर 2 डिपॉजिटरीज। इंडिया में बेटा 2 डिपॉजिटरी हैं, आप नोट कर लो इसको। एक एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और एक सीडीएसएल है, सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीएसडीएल। ये दोनों डिपॉजिटरीज देखो पढ़ो क्या इनका काम क्या होता है। डिपॉजिटरीज का फुल फॉर्म तो याद कर लोगे, काम क्या होता है वो समझो। ये दोनों की दोनों डिपॉजिटरीज होल्ड योर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। ये डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपके स्टॉक और बॉन्ड्स को सेव करके रखते हैं, और जिससे कि आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हो। समझ रहे हो? जिससे कि आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो बेटा मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। जिस प्रकार से पैसा अगर जमा करना हो बैंक में तो बैंक में जाके बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही अगर स्टॉक एक्सचेंज में जाके आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और ये डीमैट अकाउंट कहां खुलवाओगे आप? जैसे बैंक अकाउंट बैंक में खुलवाते हो वैसे ये डीमैट अकाउंट इन डिपॉजिटरीज के अंदर खुलता है। समझ गए? तो डिपॉजिटरी वो जगह है जहां पे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को होल्ड किया जाता है। ओके, चलो यार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1991, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1991, इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गई 1991 में। इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई भाई? ओपन हो गई 1991 में। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसने इंडिया के दरवाजे बाहर की कंपनीज के लिए पूरी तरीके से खोल दिए। ओके है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो कहानी ये कही जा रही है, हुआ क्या कि 1991 के पहले इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी स्लो हुआ करती थी। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी पॉलिसी 1991 में लाया, और जिससे कि इंडिया के जो दरवाजे हैं वो और कंपनीज के लिए खुल गए। ठीक है, लेकिन फिर भी फॉरेन कंपनीज को बहुत दिक्कत होती थी इंडिया में धंधा करने के लिए, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक समझते हो बेटा? ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स यानी कि प्रशासन वाले लोग, सरकारी लोग, है ना, जो लोग कुर्सी संभाल के बैठते हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप बहुत था इंडिया में, है ना। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का मतलब क्या होता है कि भाई ब्यूरोक्रेसी बहुत कह सकते हो कि खराब लेवल पे हो रही थी। ठीक है, जिसको आप लोग घूसखोरी वगैरह भी कह सकते हो। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की मैं बात करता हूं अगर, तो हाँ, रेड टेप का मतलब होता है कि आपको जो है फॉर्मल रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो भी फॉर्मल रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके ऊपर एक्सेसिवली, रिजिडली और रिडेंडेंट तरीके से क्या किए जाए? इंपोज किए जाए। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं आपके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रहा हूं और एक्सेसिव लगा रहा हूं,
तो ब्यूरोक्रेट जब इंडिया के ऐसे करते थे तो उसे कहते थे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। ठीक है, पहली चीज तो ये। ठीक है, आगे देखते हैं। जिससे कि क्या हुआ, जो कंपनीज इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ रही थी उनको बहुत दिक्कत हुई, और जिससे इंडिया के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इंडिया की रेपुटेशन ग्लोबल मार्केट में धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि निगेटिव इंपैक्ट पड़ा इंडिया का और बाकी की कंट्रीज में। ठीक है, अब बताना है आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट विच क्या लिखा हुआ है, विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन बिजनेस। बेटा यहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशन की बात हो रही है जिसकी वजह से इंडिया में बिजनेस का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा? बताइए, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 1991 में एलपीजी पॉलिसी लाने के साथ साथ इंडिया ने अपने दरवाजे मेहमानों के लिए खोल दिए, लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेसी अपने चरम सीमा पे थी, है ना, नौकरशाही बिल्कुल एकदम चरम सीमा पे थी, और लोगों को परमिट वगैरह लेने में दिक्कत होती थी, जिससे इंडिया की रेपुटेशन ग्लोबल मार्केट में गिर गई एंड जिससे इंडिया के बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। बताइए ये कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल या फिर लीगल? अब आपके ऊपर छोड़ दिया, आप बताइए सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल या फिर लीगल। मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। जी हाँ बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है ना। जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग हैं वो सुधर जाएंगे तो हालत भी सुधर जाएगी। क्या यहाँ पे सोसाइटी की कोई बात की जा रही है? नहीं सर, यहाँ पे सोसाइटी की कोई बात नहीं की जा रही है। क्या यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कोई बात की जा रही है? नहीं। और क्या अब मान लो घूस कोई लेता है लाइसेंस के नाम पे, तो बेटा एक बात बताइए, कोई अगर अंडर द टेबल कुछ पैसा घूस के तौर पे ले रहा है तो ये कानून में तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो लीगल इन्वायरमेंट भी नहीं होगा। तो होगा क्या? ये होगा बेटा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कि वो पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, बिजनेस के प्रति उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोचती है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड प्रमोटिंग इट सेल्स? कस्टमर को लॉयल बनाना, लॉयल यानी कि वफादार, कि कस्टमर जो है सिर्फ और सिर्फ मेरी ही कंपनी का सामान खरीदे, और सेल्स को प्रमोट करना, ये दोनों चीजें मार्केटिंग के कौन से फंक्शन में आती हैं? ग्रेडिंग, प्राइसिंग, ब्रांडिंग या स्टैंडर्डाइजेशन? बताइए, आपके ऊपर छोड़ दिया। जी हाँ बच्चों, सबसे पहला आता है बेटा आपका स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हर चीज के स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कर रहे हो उनके स्टैंडर्ड्स सेट होने चाहिए। ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है भाई ब्रांड नेम क्रिएट करना, ब्रांड नेम क्रिएट करना। ठीक है, हाँ जी, ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है ब्रांड नेम क्रिएट करना, ब्रांड मार्क क्रिएट करना, ठीक है, और एक अलग पहचान दिलवाना अपने ब्रांड को। ठीक है, प्राइसिंग का मतलब तो आप जानते ही हो, दाम कह सकते हो कि कितना पेमेंट करनी है। और ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। हाँ जी बच्चा, ठीक है, देख लिया। देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि एक्टिविटीज जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगी उनका स्टैंडर्ड सेट कर दो। ब्रांडिंग का मतलब होता है ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क बना दो। ब्रांड का मतलब होता है कि ब्रांड को, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका जो भी ब्रांड है उसकी एक अलग पहचान मार्केट में बन जाए। प्राइसिंग का मतलब होता है कि भैया कस्टमर जो दाम पे करते हैं प्राइस तय करना। और ग्रेडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्वालिटी या फीचर्स, कि प्रोडक्ट का आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको ग्रेड कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्वालिटी और फीचर्स। ठीक है, तो बताइए भैया कस्टमर की लॉयल्टी और सेल्स प्रमोशन की बात कहां हो रही है? बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं आपको बेटा, कस्टमर की लॉयल्टी और सेल्स प्रमोशन तभी आएगी जब आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करोगे। क्या करोगे? ब्रांडिंग करोगे। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि भैया ब्रांड को और बड़ा बनाओ। सैमसंग बहुत बड़ा ब्रांड है, फोन तो सैमसंग के बिकी जाएंगे, टीवी तो सैमसंग की बिकी जाएगी, एसी तो सैमसंग की बिकी जाएगी, है ना। ब्रांड को बड़ा बनाओ और धीरे धीरे आपका ब्रांड और बड़ा होता जाएगा, उसके प्रोडक्ट में
सेलिंग होती जाएगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मैनेजमेंट एज अ साइंस। बेटा मैनेजमेंट एज अ साइंस की अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात की जाए तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताइए जी। मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात की जाए तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात की जाए तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Existence of theoretical knowledge based on practice and creativity, based on experimentation, professional association। देखो बेटा इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, आंसर होगा इसका 3। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं 3, जरा देखिएगा ध्यान से। थ्योरेटिकल नॉलेज कहां होती है बेटा? थ्योरेटिकल नॉलेज साइंस में नहीं होती है, साइंस में प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज कहां होती है? आर्ट में होती है, ठीक है। क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस कहां करनी पड़ती है? आर्ट में करनी पड़ती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन कहां होता है बेटा? प्रोफेशन में होता है, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन कहां होता है बेटा? प्रोफेशन में होता है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन कहां होता है? एक्सपेरिमेंट आप हाँ साइंस में करते हो। एक्सपेरिमेंट कहां करते हो आप बेटा? साइंस में करते हो। आई गेस की बच्चा पार्टी ये पॉइंट भी क्लियर होगा, समझ गए। थ्योरेटिकल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में रहे, थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन आर्ट के उसमें देखा जाए तो। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, लेकिन आर्ट के उसमें देखा जाए तो। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस के जो प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं, तो उसे हम साइंस कहते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रोफेशन में आता है। आई गेस कि बेटा आप लोग के 10 क्वेश्चन बहुत प्यारे तरीके से हो गए होंगे। 10 क्वेश्चन समझ में आ गए, बहुत इजी थे ना। चलिए आते हैं बेटा और आगे के 10 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका सारा कंटेंट है, आप आराम से इसको पीडीएफ मिल जाएगी, बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। आराम से पीडीएफ मिल जाएगी, तुम लोग बैठ के पढ़ सकते हो। हाँ जी चलिए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू डिवीजन ऑफ वर्क? कौन सा स्टेटमेंट सही है डिवीजन ऑफ वर्क के रिगार्डिंग? डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है पता है ना? काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है ताकि किसी एक के ऊपर लोड ना आए और बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल सके, यानी कि मैं एक ही काम को करते करते उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाऊं। चलिए, इंटेंट इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फ्रॉम द सेम एफर्ट। आप ये चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रोड्यूस करो, प्रोडक्टिविटी बढ़े और काम और बेहतर हो जाए, लेकिन एफर्ट उतने ही लगे। क्या ये चाहते हो डिवीजन ऑफ वर्क से? ठीक है, देख लेते हैं। वर्क को डिवाइड किया जाए स्मॉल स्मॉल टास्क में, क्या ये चाहते हो? ट्रेंड स्पेशलिस्ट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब, हर जॉब को करने के लिए ट्रेंड लोगों की जरूरत है, क्या ये चाहते हो? बताइए क्या चाहते हैं आप? हर जॉब को करने के लिए ट्रेंड लोगों की जरूरत है, क्या ये चाहते हैं? वर्क को डिवाइड किया जाए स्मॉल टास्क में, क्या ये चाहते हैं? या ये चाहते हैं कि आप उतना ही काम करें लेकिन सेम एफर्ट में, ज्यादा ही काम करें, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से काम कर सकें, लेकिन एफर्ट सेम लगाएं? जी हां, हम सब चाहते हैं। ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर। ये सारे ही डिवीजन ऑफ वर्क के फैक्टर है। चलिए बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, अगर सरकार या कोई भी संस्था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, तो उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट हां, डिसऑनेस्टी नहीं, करप्शन नहीं। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अगर कोई भी सरकार है, अगर कोई भी सरकार है और वो बच्चों एम्प्लॉइज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी हमारे देश के लोगों की। क्या मिलेगी? उससे हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और समझते हैं 13 को। हाँ जी, मैनेजमेंट इज एन डैश प्रोसेस एज इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑनगोइंग एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। बेटा मैनेजमेंट क्योंकि कभी भी खत्म नहीं होती है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो बताइए मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो बताइए बच्चों मैनेजमेंट क्या है? भाई सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक क्या है? मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। भाई भाई ये सब तो देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है।
मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसी वजह से मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो कॉन्टिन्यूअस विल बी योर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स in the light of problems that were identified and this help in better planning in the future period। बेटा ये क्वेश्चन शायद मैं करवा चुका हूं। भाई सिंपल सी बात है, यहां पे कीवर्ड पता है क्या है, यहां पे कीवर्ड है प्रॉब्लम। हमेशा ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का वो फंक्शन बताइए जिससे फ्यूचर प्लान्स बनते हो। मैनेजमेंट का सॉरी, मैनेजमेंट का वो फंक्शन बताइए जिससे आप फ्यूचर के प्लान बना सकते हो, जिससे आप फ्यूचर के प्लान बना सकते हो, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए जो आपने पहले कभी आइडेंटिफाई करी थी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन कहा चुका हूं बेटा, इसका आंसर या तो प्लानिंग है और या तो कंट्रोलिंग है। अब इसमें से देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन को 100 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 50 प्लानिंग बोलते हैं, 50 कंट्रोलिंग बोलते हैं। सर प्लानिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया लिखा ही हुआ है फ्यूचर प्लान्स। ठीक है सर, लिखा हुआ है प्लान्स, तो बच्चे तो प्लानिंग लिख देते हैं। बेटा देखो, मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जहां पे आप प्लान बनाने की बात करते हो, लेकिन उन प्रॉब्लम्स की रोशनी में जो आपने पहले ढूंढी हैं, इसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग में आप उन प्रॉब्लम्स को ढूंढते हो, इसलिए बार बार मैं प्रॉब्लम 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 पे फोकस कर रहा हूं। तो कंट्रोलिंग कहते हैं बेटा उसको जहां पे आप प्रॉब्लम्स को ढूंढते हो और फिर अगली बार प्लान बनाते हो। ठीक है, चलो। फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिंस विद द प्रिपरेशन ऑफ, बेटा आप अपनी कंपनी के लिए, मान लीजिए आप फाइनेंस मैनेजर होंगे अपनी कंपनी के लिए, तो आप अपनी कंपनी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब होता है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनवाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से करेंगे, सेल्स फोरकास्ट से, प्रॉफिट फोरकास्ट से, बिजनेस साइकिल से, या फिर नन ऑफ दिस, बताइए। हाँ जी, फाइनेंशियल प्लानिंग जिसने पढ़ा वो इसका आंसर दे देगा। चलो भाई बताओ, फाइनेंशियल प्लानिंग किस चीज से शुरू करते हैं, सेल्स फोरकास्ट से, प्रॉफिट फोरकास्ट से, बिजनेस साइकिल से, या फिर नॉन ऑफ दिस। बेटा देखो, सबसे पहले तो सेल्स ही करेंगे ना, सेल्स करेंगे, सामान बेचेंगे भैया, तभी तो प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट कमाने लगेंगे तभी तो बिजनेस साइकिल चलेगी। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है, बिजनेस साइकिल ऐसे ही चलती है, लेकिन पहले सेल्स करेंगे, फिर प्रॉफिट कमाएंगे, और फिर बिजनेस साइकिल की बात होगी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अरेंज द फेसेस ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल इन करेक्ट ऑर्डर। बेटा प्रोडक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल शायद आपने कभी ऐसी किताब में ना पढ़ा हो, लेकिन हाँ फिर भी आप दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट को मैनेज करने वाली जो लाइफ साइकिल है, यानी साइकिल कोई भी कैसी होती है, वो ऐसे चलती रहती है ना, पहले ये फंक्शन, फिर 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 रिपीट, यानी कि पूरी साइकिल ऐसे घूमती रहती है। बताइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, या फिर डिलीवरी करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को आप एनालिसिस करोगे और इवैल्यूएशन करोगे मार्केट इंफॉर्मेशन का, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप ये काम करोगे। ये करने के बाद, है ना, तो ये हो गया आपका 3। ये करने के बाद आप क्या करोगे, आप मार्केटिंग करोगे प्रोडक्ट की। ठीक है, मार्केटिंग कर ली, तो ये हो गया 2।
फिर मार्केटिंग करने के बाद आप प्रोडक्ट को बनाओगे, ये हो गया डिजाइन 1, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले आप क्या करोगे, मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे, फिर आप मार्केटिंग प्लानिंग करोगे, फिर आप प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे, डेवलप करोगे, और फिर प्रोडक्ट की टेस्टिंग करोगे, देखोगे कि भैया बिका नहीं बिका, डिलीवरी करोगे कस्टमर को, और इंस्पेक्शन करोगे। समझ गए ना? तो दिस विल बी योर राइट सीक्वेंस, यानी कि 3, 2, 1, और लास्ट में आता है 4, ठीक है। या आपको छोटा छोटा लिख रहा होगा, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। आप किसका एनालिसिस कर रहे हो, किसका इवैल्यूएशन कर रहे हो? मार्केट की इंफॉर्मेशन का एनालिसिस और उसका इवैल्यूएशन कर रहे हो। फिर आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, फिर आप मार्केटिंग प्लानिंग कर रहे हो, फिर आप प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, और फिर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, डिलीवरिंग कर रहे हो। तो 1 विल बी योर राइट आंसर, 3, 2, 1, 4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द लास्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज, सिलेक्शन की प्रोसेस में लास्ट स्टेप क्या होता है? भैया लास्ट स्टेप जो सिलेक्शन की प्रोसेस में होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सीधी सादी बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस में, हम सबसे पहले करते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर हम लेते हैं उस इंसान का सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट। फिर हम लेते हैं उसका इंटरव्यू, फिर हम इंटरव्यू से आते हैं, इंटरव्यू ले लिया हमने, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करी, सिलेक्शन टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद हम उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक कर लिया। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करने के बाद हम सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं कि उस इंसान को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। सिलेक्शन डिसीजन लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं उस इंसान का, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया। मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद हम उस इंसान को जॉब ऑफर देते हैं, ऑफर लेटर देते हैं, और ऑफर लेटर देने के बाद हम उससे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करवाते हैं। ऑफर लेटर देने के बाद हम उससे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करवाते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो हम ये सारे भैया काम करते हैं जब भी हम बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस की। तो लास्ट में क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करवाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे सिलेक्शन की प्रोसेस लिखी भी हुई है, जो मैंने बताई वही आपको बताई, ठीक है, वही यहां पे लिखी है। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स ए स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। बेटा वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है जहां पे आप स्पेक्यूलेशन करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं? सेबी नहीं, ब्रोकर नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पे आप पैसे थोड़े बहुत कमा सकते हैं स्पेक्यूलेशन करके। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पे आप थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं स्पेक्यूलेशन करके। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी भाई, क्लियर है सारे बच्चों को कहानी यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता दो अभी। ठीक है ना कहानी? चलिए, तो ये आंसर हो गया बेटा। स्पेकुलेशन का मतलब समझते हो, यानी कि थोड़े बहुत दांव लगाओ, थोड़ी बहुत रिसर्च करो, थोड़े बहुत पैसे अपने स्टॉक मार्केट में लगाओ, और अगर कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे आप उनको बेच के पैसा कमा सकते हो। दैट इज स्पेकुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विद रिगार्ड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन? asserting oneself to ensure that one gets a fair deal is the right of a consumer. नो नो नो, एक इंसान को फेयर डील मिले और वो अश्योर हो पाए कि उसको फेयर डील मिल रही है, ये कंज्यूमर का राइट नहीं, ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कोई अधिकार नहीं है कि आपको फेयर डील मिले, ठीक है। तो भैया पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ट्रू जानना है, तो ये तो हो गया भैया फॉल्स। चलिए एक तो पता, एक पकड़ में आ गया। Right to seek redressal entitles a consumer to get relief in case the product or service falls short of his expectation. सर ये बिल्कुल सही है सर। राइट टू सीक redressal में यही कहा जाता है कि कंज्यूमर को न्याय मिले, इंसाफ मिले। राइट टू बी हर्ड empowers a consumer to have access to variety of product. नो 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 बेटा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में हमारा एक्सेस है, लेकिन वो दूसरा राइट है, वो उस राइट का नाम है राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड नहीं। तो ये भी क्या हो गया भाई, ये भी आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं।
अ केस डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी अपील्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप कोर्ट डालते हो, एक केस डालते हो, फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप जाते हो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, तो आप स्टेट कमीशन जा सकते हो, स्टेट कमीशन से आप नेशनल कमीशन जा सकते हो, लेकिन आगे कहीं नहीं जा सकते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, फॉल्स है, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, यहां तक कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मार्केटिंग? मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट बताइए, मार्केटिंग से रिलेटेड सही स्टेटमेंट बताइए। हाँ जी, मार्केटिंग से रिलेटेड सही स्टेटमेंट बताइए। चलो देखते हैं यार। इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, लोग एक्सचेंज तो करते हैं गुड्स को और सर्विसेज को, बिल्कुल सही है। इट हैज बीन रिफर्ड टू एज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ भैया, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट इंक्लूड्स मेनी एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड इवन बिफोर गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। हाँ, गुड्स बनाने से पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन से और मार्केट प्लानिंग से। तो ये भी बात सही है, गुड्स बनाने के पहले ही आपकी जो वो है ना, गुड्स प्रोड्यूस होने के पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है। और लास्ट में आता है बेटा नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया सिंपल सी बात है, ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, है ना। ये सारे ही स्टेटमेंट मार्केटिंग को लेके बिल्कुल सही है। तो बच्चा पार्टी अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना स्कोर हुआ, है ना। तो अपना स्कोर क्या करना, अपना कमेंट करके जरूर बता देना। इसके अलावा इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई सेल भयंकर चल रही है, और अगर आपको बैच वगैरह से रिलेटेड कोई भी इशू हो, सबसे पहले यार थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। एंड स्कोर कमेंट करके बता देना, क्लास कैसी लगी ये फीडबैक कमेंट करके दे देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें ऐसी ही वीडियोस सीयूईटी के लिए मिलती रहे, ऐसी ही क्लासेस सीयूईटी के लिए चलती रहे आपके लिए, ठीक है। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो भाई, अगर आप लोगों को मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेल इस समय भयंकर चल रही है, तो आप मेरी इस मेल आईडी पे किसी भी बैच रिलेटेड क्वेश्चन को पूछने के लिए, बैच रिलेटेड डाउट के लिए आप मेरी इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो एंड आई विल डायरेक्टली रीच आउट टू यू। तो जो मेरी मेल आईडी है वो क्या है, harsh.suryavanshi@247.com, एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन माय दिस मेल। कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कम्युनिटी ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, सारी चीजें आपको मिल जाती है, राइट। तो आई गेस की बच्चा पार्टी आप लोग को जो क्लासेस हैं वो अच्छी लगी होंगी। एंड जो बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर इस समय कौन सा बैच चल रहा है, इस समय कौन सा बैच चल रहा है, तो बच्चा इस समय डेल्टा बैच आपका एक रनिंग बैच है जो इस समय आपको देखने के लिए एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो यू कैन एनरोल इन डेल्टा बैच, वेयर डेल्टा बैच। एंड डेल्टा बैच में एनरोल करते समय आपको क्या कूपन कोड लगाना है, Y769। अब चाहे आप तैयारी कर रहे हो बोर्ड्स की और चाहे आप तैयारी कर रहे हो भैया सीयूईटी 2024 की, है ना, हर चीज के लिए आपको ये बैच फायदेमंद होने वाला है। इसकी क्लासेस डेली चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है डेली आपको हर सब्जेक्ट 1 घंटे पढ़ाया जाएगा, चाहे वो अकाउंट्स हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जीटी हो या फिर लैंग्वेज हो। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, पढ़ाया सब कुछ जा रहा है, राइट। चलिए बेटा, मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूं कि डेल्टा बैच आप कैसे एनरोल कर सकते हो डेल्टा बैच के अंदर, ठीक है। तो यहां पे आप जाते हो और आप जाते हो अड्डा 247 पे, एप्लीकेशन पे अड्डा 247 पे जाते ही आपको क्या करना है बेटा, ऑल कोर्सेज पे जाना है। एंड ऑल कोर्सेज पे जाके यू हैव टू गो टू यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, देन सीयूटी यूजी पे क्लिक करो, सीयूटी कॉमर्स पे क्लिक करो, ये आगे डेल्टा बैच आ गया। डेल्टा बैच पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे सारी फैकल्टीज की एक फोटो दिख जाएगी, भाई ये सारे फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं एंड आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हो, ठीक है। ओके, तो अभी आप क्या करो, यहां पे कूपन कोड लगाओगे Y769 और अप्लाई करोगे, तो बेटा ये लगा लो कि आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा कूपन कोड लगाते ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बैच को परचेज करना है। और सिंपल सी बात है यार कि ये ना आपको यार, अब वही है कि आज अब जनवरी खत्म होने को है, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हम लोग को लग रहा था यार जनवरी शुरू हुई है, 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं यार। अब आपको भी समझना होगा कि गिने चुने, गिनती पे गिन लो
उंगली पे गिन सकते हो इतने दिन बचे बेटा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में पेपर है, तो मई को तो नहीं गिनो भैया, मई को तो पेपर ही है, जनवरी का महीना खत्म होने को है, ठीक है। तो अब आपके पास बचे हैं भैया गिनती गिनती के 3 महीने। इन्हीं 3 महीनों में कंपटीशन को बीट करने के लिए कंटेंट भी पढ़ना है, एक्यूरेसी को भी लाना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं ताकि टाइम मैनेजमेंट हो पाए, प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस खुद से लगाने हैं। मॉक टेस्ट में ऐसा तो है नहीं बेटा लगाते ही मॉक टेस्ट बिल्कुल 800 में से 800 आ जाएंगे तुम्हारे, इतने कॉन्फिडेंट तो बेटा तुम भी नहीं होगे, चाहे जितना अच्छे हो पढ़ने में, है ना, कि भैया मॉक टेस्ट लगाया और 800 में से 800 आ गए भैया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, चलो जयराम जी की, चलो एसआरसीसी में एडमिशन हो गया, इतने तो नहीं होगे पढ़ाकू, ठीक है। तो बेटा इस बैच के अंदर आपको सारी चीजें दी जाती हैं, चाहे वो आपका मॉक टेस्ट हो, चाहे वो आपका बैच हो, चाहे वो आपकी लाइव क्लासेस हो, चाहे वो आपकी ई बुक से आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। चलिए बेटा, तो इन्हीं सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। डेल्टा बैच की क्लासेस लाइव है, तो उनको फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट से जाके ज्वाइन करिए, ताकि किसी भी क्लास का बैकलॉग आपके ऊपर क्रिएट ना हो, सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करिएगा। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।